जय सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के 4th चैप्टर परमाणु यानी एटम्स के हम लोग अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए और हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है निम्नतम अवस्था। जानते हैं निम्नतम अवस्था किसको कहते हैं? पहली कक्षा को निम्नतम अवस्था कहते हैं। तो निम्नतम अवस्था के लिए यन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसको आप याद रखे रहेंगे। निम्नतम अवस्था में विद्यमान का मतलब उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को अवशोषित करता है। फोटॉन को अवशोषित कर रहा है यानी फोटॉन से ऊर्जा ले रहा है, जो इसे n=4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। तो अगर हम n1=1 मान लें और n2=4 मान लें, इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में है और जब कोई फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी पहली ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में चला जा रहा है। फोटॉन का तरंग दैर्ध्य और फोटॉन की आवृत्ति क्या होगी ये पूछा जा रहा है। फोटॉन का तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है और फिर फोटॉन की आवृत्ति पूछी जा रही है, न्यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलें एक चीज देखें, हमने आपको बताया था कि 9वीं कक्षा की ऊर्जा हाइड्रोजन के लिए या बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर ये आपको बताया गया था -13.6 अपॉन n² यानी RHC था। RHC की वैल्यू रख करके हम सॉल्व किए थे तो इतना मिला था। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर n1 की वैल्यू n के जगह पे 1 रख करके E1 की वैल्यू निकालें। हम पहली कक्षा की ऊर्जा निकाल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सामान्यतया जिस कक्षा में रहता है उसकी ऊर्जा हम निकालें। तो ये -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -13.6। और आपको मालूम है कि ये एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम निकालें इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में गया है, पहली कक्षा से चौथी कक्षा में गया है। तो अब चौथी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी ये हम ज्ञात कर लें। तो n के जगह पे अब हम 4 रख देंगे, तो 4 रखेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा -13.6 और हम 4 n के जगह पे 4 कर देते हैं। तो अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 13.6 में हम 16 से डिवाइड कर दें, लेकिन देखिए एक काम करते हैं, ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 136 और ये 16 × 10 कर देते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए अगर 2 से हम कट कर दें तो ये हो जाएगा 6, 2 6 जा 12 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 16 हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको 2 से कर दें तो ये हो जाएगा आपका 8। देखिए अभी ये कटेगा, ठीक ना? अगर कटेगा, अगर फिर हम इसको 2 से कटा देते हैं तो ये 4 हो जाएगा और इसको हम 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अच्छा देखिए इसको कटा ही देना चाहिए था, 4 से ही कटा देना चाहिए था। अच्छा अगर 2 से फिर कटा दें तो ये 2 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 17। ये हो गया आपका 17/2 इंटू ये हो जाएगा 10। अब 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए
तो 8.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका, देखिए माइनस छुटा हुआ है, -8.5 अपॉन 10, और 10 से अगर डिवाइड कर दें तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा -0 और ये हो जाएगा 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा ये देखा जाए, देखिए पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी है और दूसरी कक्षा की चौथी कक्षा की ऊर्जा इतनी है। अब हम देखें कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन होगा, चौथी कक्षा की ऊर्जा में से पहली कक्षा की ऊर्जा को हम घटा देंगे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, चौथी कक्षा की ऊर्जा -0.85 और माइनस E1 की वैल्यू हम रखते हैं। E1 की वैल्यू जो है -13.6 है, तो माइनस है और माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब आप जो है यहाँ माइनस कर दीजिए, देखिए 13.6 में से 0.85 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा में कुल परिवर्तन हुआ। मतलब क्या, फोटान ने जो ऊर्जा दिया था, फोटान की ही ऊर्जा से तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकल करके चौथी कक्षा में गया था। तो अब ये फोटान की ऊर्जा देने के वजह से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में इतना परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फोटान के द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा, क्योंकि यह ऊर्जा फोटान के द्वारा ही दी गई थी। यानी यहां से डेल्टा E इजकल टू जो होगा वो h न्यू होगा, और फिर यहाँ पर h न्यू, लेकिन यहाँ पर ऐसे देखिए न्यू के जगह पे हम c/λ कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमको निकालनी है, तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा जा रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो hc/ΔE हो जाएगा। चलिए हम रखते हैं वैल्यू सबकी। तो प्लैंक कांस्टेंट जो होता है 6.63 × 10⁻34। c जो है प्रकाश की चाल है, आपको मालूम है, ये होता है 3.0 × 10⁸। और डेल्टा E की वैल्यू आपने देखा है ये 12.75 है। देखिए रख देते हैं, ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलती है। अंकों को एक जगह करते हैं और घात को हम जो है अलग कर लेते हैं। तो फिर ये देखिए, ये है 6.63 इंटू हो जाएगा 3.0 या 3 लिख दीजिए, और ये है आपका 12.75 इंटू 1.6। अच्छा देखिए, ये -19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा। 19 और 8 ये 27 हो जाएगा। तो -34 और +27 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻7। अब हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके देखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं। तो अगर 10 से गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ 0 आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, और फिर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो ये दशमलव हट जाएगा, ये भी दशमलव हट जाएगा। और एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हम जो है 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? तरंगदैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखने के लिए हम ऐसा कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 1000 से और 1000 से भाग कर देते हैं। अगर 1000 से गुणा करेंगे, चलिए एक स्टेप और हम लिख रहे हैं यहाँ, ये है 663। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें तो ये आसान हो जाएगा। अगर 2 से इसको कटा दें
तो ये हो जाएगा 8 और 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो गया आपका 663 663 इंटू हो गया 15 और नीचे है ये आपका 1275 और गुणे 8। लेकिन देखिए क्या किए हैं, ऊपर 1000 से गुणा और फिर 1000 से भाग। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 होगा और फिर 1000 से भाग देंगे तो ये 10⁻⁻7 है और 1000 से भाग देंगे तो 10⁻3 होगा। 10⁻3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जा करके ये हो जाएगा 10⁻10। अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम 4 से कटाते हैं तो 4 से कटाते तो 4 दूना 8 हो जाता और 4 से इसको कटाते तो ये हो जाता 25। 25 चौका 100 होता है तो ये 250 हो जाता और 2 से अगर इसको हम कटा देते तो ये हो जाएगा आपका 125। देखिए अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस स्टेप को। तो लैम्डा इजक्वल टू आपका बच रहा है 663 और फिर ये हो गया 15, ये हो गया 125 और नीचे हो गया 1275। 1275 इसको भी कटा दीजिए ना, इसको भी कटा दीजिए 1275 को। अब ये है आपका 10⁻⁻10। तो अगर हम 25 से कटा दें तो देखिए 25 से कटाएंगे तो क्या आएगा, 25 से कटाएंगे तो 25 पाँचे 125 होगा और फिर यहाँ भी कटाएंगे तो देखिए 25 पाँचे 125 और फिर 25 कम 25 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका, देखिए यहाँ आगे हम बढ़ते हैं 663 और देखिए ये 15 है और यहाँ इसको कटाए हैं तो 5 बचा है तो 15 पाँचे 75 होता है, ये 75 हो जाएगा और नीचे है आपका 51 इंटू 10⁻⁻10। अब जानते हैं क्या करेंगे आप लोग, 663 में 75 का गुणा कीजिएगा और गुणा करने के बाद आप 51 से भाग दे दीजिएगा। ये मान जो है लगभग 975 के बराबर आएगा। इतना आप कर लीजिएगा, हम अंदाज पे लिख रहे हैं। ये 975 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। मीटर को एंगस्ट्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मीटर को एंगस्ट्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 975 एंगस्ट्राम हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे फोटान का तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा था। फोटान का तरंग दैर्ध्य हमने ज्ञात कर लिया। अब देखें इसका जो सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा था, सेकंड पार्ट को हम यहाँ कर दे रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था, आवृत्ति पूछी जा रही थी। आवृत्ति न्यू, आपको मालूम है कि न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर लिया है, तो ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू सी, प्रकाश की चाल है आपको मालूम है, ये होता है 3 इंटू 10⁸ और लेमडा की वैल्यू हम रख देते हैं। लेमडा तरंग दैर्ध्य इसको हमने सॉल्व किया था, तो चलिए हम ऐसे ही रख लेते हैं 975 इंटू 10⁻⁻10 है। चलिए एक स्टेप हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए 3 से कटेगा, ये 3 से कटा दीजिए 975 को, तो 3 से कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 25 तिया 75, 325 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका, देखिए 1/325 और 10⁻⁻10 को ऊपर लेके चले जाइए तो 10⁻10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा ये 18। लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, 10⁻18 न करके अगर इसको 10⁻15 और इंटू 1000 कर दें, 10⁻15 यहाँ कर दें और इंटू 10,000 कर दें, 10,000 नहीं 1000 कर दें, तो अब देखिए क्या होगा, फिर 25 से ये कट जाएगा, तो 25 से कटाएंगे तो फिर क्या होगा, ये हो गया आपका 40 हो गया और 25 से इसको कटा दीजिए तो ये हो गया आपका 25 का में 25 हो गया और
फिर ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, तो 25 या 75 हो जाएगा। ये हो गया आपका 13। अब जो है ये 40/13 हो गया। देखिए ये 40/13 और गुणे 10 का घात 15 हो गया। अब 40 को 13 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3.077 लगभग आ जाएगा। 3.0 13 39 होता है, ये 3.077 इंटू 10⁻15 हॉल्ट जो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 7 को हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 को अभी बता देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम क्वेश्चन नंबर 8 को बता देते हैं और देखते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और फिर जो 7 छूट रहा है 7 को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम माने इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर। हाइड्रोजन परमाणु के अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या यानी सबसे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर काटता है उस कक्षा की त्रिज्या ये 5.3 इंटू 10⁻⁻11 एंगस्ट्रॉम मीटर दिया हुआ है। ये 10⁻⁻11 मीटर दिया हुआ है। तो कक्षा n इज इक्वल टू 2, देखिए n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 2 तथा n इज इक्वल टू 3 की त्रिज्या क्या होगी यही आपसे पूछा जा रहा है। n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के लिए त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखें हम आपको बता दें कि आपको बताया गया था जब बोर का परमाणु मॉडल हम आपको बताए थे, तो बोर के परमाणु मॉडल में पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए या कह लीजिए कक्षा की त्रिज्या के लिए एक फार्मूला बताया गया था। R इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू R1 का मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या। तो ये R1 और फिर यहाँ n²/z किसी भी कक्षा की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है और R1 जो है पहली कक्षा की त्रिज्या है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, Z जो होता है परमाणु क्रमांक होता है और चूंकि ये बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के लिए था तो अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, हम रख देंगे 1 और फिर यहाँ पर जब 1 रख देंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 n²। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है और ये आपको R1 दिया हुआ है, पहली कक्षा की त्रिज्या आपको दी गई है। चलिए हम यहाँ रख लेते हैं। तो R, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, n इजकल टू 2 के लिए दूसरी कक्षा की त्रिज्या। तो n इजकल टू 2 करेंगे तो इसको हम R2 लिख सकते हैं और R1 का मान आपको दिया हुआ है, ये है आपका 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछा जा रहा है तो n के जगह पे 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। और अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू जो आएगी आपके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चलें, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा।
कैरी 1 होगा और फिर 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा, यहाँ 21.2 और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻11। अब अगर मान लीजिए इसको हम आपको मालूम है कि दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, तो दशमलव के पहले एक अंक के लिए हम 10 से भाग और 10 से गुणा कर देते हैं। अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो 2.12 हो जाएगा और 10 से गुणा अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। यानी अगर दूसरी कक्षा की त्रिज्या हमको निकालनी होती तो दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या होगी 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होगी। अब तीसरी कक्षा के लिए पूछा जा रहा है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या को अगर हम R3 से रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ R1 और n के जगह पे 3 रख देंगे तो R1 की जो वैल्यू है ये आपका 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और n के जगह पे 3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। फिर आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो देखें 5.3 में आप 9 से गुणा कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47.7 आ जाएगा। ये हो जाएगा 47.7 इंटू 10⁻⁻11 और फिर विज्ञान की भाषा में आपको मालूम है दशमलव के पहले 10 से गुणा और 10 से भाग कर देते हैं, तो 10 से भाग कर देंगे ये 4.77 हो जाएगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 मीटर। तो याद रखे रहिएगा ये वास्तविक त्रिज्या है, ये पहली कक्षा की त्रिज्या, इसी को हम एंगस्ट्राम में बदले थे तो एंगस्ट्राम में इसको हम 0.53 एंगस्ट्राम आपको बताए थे। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या यहीं से हम आपको बताए थे। अगर एंगस्ट्राम यूनिट में इसको हम करना चाहते ना तो R1 के जगह पे हम 0.53 एंगस्ट्राम ही रखेंगे, लेकिन मीटर में करना चाहते थे इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों क्वेश्चन आज आपको बताए गए, इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। और हम समझते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसके बाद जो है 2 ही चैप्टर हम लोगों को पढ़ना, एक नाभिक है और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे तो फिजिक्स सेकंड पेपर भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, यानी फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हुए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।